हाँ जी, मैथ्स की वजह से सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, जीएस निकल जाता है, जीके के क्वेश्चन सही हो जाते हैं, रीज़निंग भी सही हो जाती है। लेकिन जब बात मैथ्स की आती है ना, वहीं पे गेम खत्म हो जाता है। और सबसे बुरा तब लगता है जब रिज़ल्ट में लिखा होता है कि नॉट क्वालिफाइड, सेलेक्ट ही नहीं हुए और तुम्हें पता होता है कि ये सिर्फ़ मैथ्स के 5-6 नंबर की वजह से मैं रह गया। अगर तुम भी इसी फ़ेज़ में हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आखिर मैथ्स ही क्यों? देखो, होता क्या है, मैं भी इसी फ़ेज़ से गुज़रा हूँ। मैंने भी कई फॉर्म भरे हैं, एडमिट कार्ड का वेट किया है, एग्ज़ाम देना, फिर रिज़ल्ट का वेट। और जब रिज़ल्ट आता है तो हर बार वही लाइन होती है, नॉट क्वालिफाइड, नॉट सेलेक्टेड। जब डिटेल्स में मार्क्स चेक करता हूँ, तो जीएस के तो अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, रीज़निंग के भी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स भी अच्छे खासे होते हैं। ठीक ही होते हैं यानी, लेकिन मैथ्स, वहीं सब खराब हो जाता है। कभी टाइम नहीं मिलता, कभी क्वेश्चन समझ नहीं आता और कभी पैनिक में गलत अटेम्प्ट हो जाता है। ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ जाती है मैथ्स में। सच बोलूँ, एक टाइम पे मुझे लगने लगा था कि शायद मैथ्स मेरे बस की बात नहीं है। मैथ्स मेरे लिए नहीं बनी है। लेकिन एक दिन मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझ आई। प्रॉब्लम मैथ्स नहीं थी, प्रॉब्लम थी मेरी अप्रोच थी। मैं रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करता था, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं थी और सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे पहले अटक जाता था, जबकि एग्ज़ाम में तुम्हें सब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बल्कि स्मार्ट सिलेक्शन करना होता है। यही माइंडसेट मुझे पहले समझ नहीं आया था। मेन प्रॉब्लम क्या है? मैथ्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी अप्रोच और सॉल्व करने का तरीका। अब स्ट्रैटेजी चेंज करो। अब उसके बाद मैंने क्या सोचा था कि अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज करूँगा और मैंने कंप्लीटली चेंज की। मैंने डिसाइड किया कि मुझे टॉपर तो नहीं बनना है, मुझे सिर्फ़ एग्ज़ाम क्लियर करना है। टॉपर बनूँगा तो भी नौकरी तो लगेगी और अगर टॉपर नहीं बनूँगा तो भी नौकरी तो लगेगी। यानी एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। मैंने अपना टारगेट सेट किया कि जितने क्वेश्चन आएँगे, मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 के 25 ही क्वेश्चन सही करने हैं। ये मेरा टारगेट था और कोई टारगेट नहीं था। और उसके लिए मैंने सिर्फ़ कुछ पॉइंट्स अपनाए। क्या पॉइंट्स अपनाए? पहला, कि रोज़ 1 घंटे मैथ्स, डेली 1 घंटे मैथ्स। दूसरा पॉइंट, 20 क्वेश्चन फिक्स कर लो कि डेली हमें 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं। 20 क्वेश्चन फिक्स, ठीक है। और तीसरी बात क्या है? पीवाईक्यू कंपल्सरी। पीवाईक्यू तो आपको करने ही है। पुराने एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है। पर सॉल्व कैसे करना है? स्ट्रैटेजी चेंज करनी है अपनी, पुराने तरीके से नहीं सॉल्व करना है। अभी आपको पता है कि पेपर जो है बिल्कुल बदल गए हैं, अलग-अलग तरीके से आ रहे हैं, कोई कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं। तो पेपर का पैटर्न अब काफ़ी बदल गया है, तो आपको स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। शुरू में ये जो चीज़ें बताई हैं ना मैंने 3 चीज़ें, शुरू में थोड़ी टफ लगेगी, लेकिन धीरे-धीरे मेरी तरह स्पीड बन जाएगी आपकी, इम्प्रूव हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा और मैथ्स आपको ऐसा लगेगा कि मैं एग्ज़ाम में इसको मैनेज कर लूँगा, यानी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखो, मैंने जो है कैसे अप्रोच अपनी लगाई और मैं मेरे तरीके जिससे मैं सारे क्वेश्चन सही करता हूँ, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखो, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम में ईज़ी क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफ़ाई करने हैं और उन्हें क्विकली सॉल्व कैसे करना है और क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, कौन-कौन से कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए कि आप क्वेश्चन तो सारे करने हैं लेकिन कम टाइम में, यानी कि बहुत कम टाइम में जो है सारे क्वेश्चन सही कैसे करने हैं, उस बारे में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा और आप कुछ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके बताऊँगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। चलो पहले कुछ पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे और बात करेंगे। तो अब ये जो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं, ये सारे क्या हैं? पीवाईक्यू हैं। हालाँकि मैंने एग्ज़ाम का नाम नहीं लिखा है, लेकिन सारे पीवाईक्यू है, आप चेक कर लेना। कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रीट में पूछे गए हैं, पटवार में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, ये सारे जो है किसी न किसी पीवाईक्यू में
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आया हूँ और वहाँ जो है ये मेरे द्वारा सीखी गई स्ट्रेटेजी जो मैं एग्ज़ाम में लगाता हूँ और जिसकी वजह से मैं आज सारे क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। लगभग सारे एग्ज़ामों में मैं क्वेश्चन सही करके आता हूँ। ज़्यादा दिमाग भी नहीं थकता है, उस वजह से दूसरे क्वेश्चन और सही हो जाते हैं। चलो एक बार पीवाईक्यू देखते हैं। सबसे पहले देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए वो देखो। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई फोर का एचसीएफ एक्स वाई है, तो एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजिंग करने वाली बात बोल दी कि एचसीएफ एक्स और वाई दे रखा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम में हमें क्या देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। देखो यहाँ पे एक्स और वाई दो नंबर है, दो वेरिएबल मान लो, दो वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स की क्या है, 3। तो एक्स की हाईएस्ट पावर 3 देखी, यानी कि जहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 नहीं है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया। अब बचे क्या, ए और बी। अब वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, यानी कि आंसर में वाई की हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए। और आंसर में वाई की हाईएस्ट पावर 4 एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये तरीके लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, एलसीएम के ऊपर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको पहले पूरा सॉल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे, वो सारे नाटक करेंगे, लेकिन वो नहीं करना है हमें। मेरा सीधा दिमाग कहाँ चला, मेरा दिमाग चला कि 7। देखो ऑप्शन पे नज़र गई मेरी, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 7 नहीं है, 7 की पावर 2 है, 7 7, यानी हाईएस्ट 7 की पावर क्या दिख रही है आपको, हाईएस्ट 7 की पावर दिख रही है 7 की पावर 2, यानी कि जहाँ जहाँ 7 की पावर 2 होगी वही आंसर होगा। और यहाँ मैंने देखा ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, एक ही ऑप्शन तो था जहाँ पे 7 की पावर 2 थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद इन सेकंड आप क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 और 56 का एलसीएम निकालो। अब एलसीएम निकालने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो, डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो 64 और 56 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो जो भी एलसीएम आएगा ना वो इससे कटेगा, इन दोनों नंबर से कटेगा, यानी कैंसिल होगा। अब इन दोनों नंबर से कटेगा तो इनके फैक्टर से भी कटेगा। तो 64 क्या होता है, 8 और 8, और ये क्या होता है, 8 और 7। तो अपन यहाँ डायरेक्ट ये देख सकते हैं कि जो नंबर 8 से कैंसिल होगा या जो नंबर 7 से कैंसिल होगा, वो जो है डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखो 8 से कौन-कौन सा कैंसिल हो रहा है, देखो डी ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, ये वाला 8 से कैंसिल नहीं हो रहा, और ये वाला हो रहा है, और ये देखते हैं चलो। अब हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन तो अपना कट गया। देखो यहाँ 8 पंजे 40, 8 छंग 48, यानी ए भी हो रहा है, ये 3 ऑप्शन रह गए। अब हम 7 से चेक कर लेते हैं कि 7 से जो कटेगा ना वही इसका आंसर होगा। तो देखो कौन सा कटेगा यहाँ पे, देखो 42 और 28, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, 7 से कैंसिल हो रहा है। ये वाला 7 से कैंसिल नहीं हो रहा, देखो 7 छंग 42, और कितना बच रहा है यहाँ पे, 6 बच रहा है जो कैंसिल नहीं हो रहा है, और ये भी कैंसिल नहीं हो रहा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी वो आपको देखना है। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन पे मेरी नज़र गई, तो मेरा दिमाग चला कि यार एक ही क्वेश्चन नेगेटिव में क्यों दे रखा है, कोई ना कोई तो रीज़न होगा, एग्जामिनर ने क्यों दिया है ये क्वेश्चन। तो अब देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। आप इसको बोर्ड मास से सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करोगे और फिर आंसर निकालोगे। मैं भी बोर्ड मास से सॉल्व करूँगा, लेकिन आधा अधूरा और सेकेंड्स में सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले मैंने जब सॉल्व किया इस 2 1/3 को, तो आया 7/3। फिर 1 2/3 को सॉल्व किया तो 5/3 आया। उसके बाद डिवाइड जो है उसको चेंज किया तो मल्टीप्लाई 2 + 4। अब मुझे ये पता चला कि बोर्ड मास में सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट है, यानी सब्ट्रैक्ट वाला जो काम है ना वो सबसे लास्ट में करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 7/3 जो है ना इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, पर अपने को पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो 5/3 तो यहीं पे हो गया, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 हुआ, +4 हुआ, यानी नंबर बढ़ता जा रहा है। यानी इतना दिमाग तो आपका लगता है कि ये 7/3 से बड़ा नंबर होगा, और 7/3 कैसा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा। और छोटे में से बड़ा नंबर जब माइनस होता है तो आंसर हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आंसर आता है। और नेगेटिव में आंसर तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 नंबर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, वहाँ से मैंने ये फोटो लिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू है। और आप ये मत सोचो कि मैं खुद बना के लाया हूँ क्वेश्चन, नहीं बना के लाया हूँ।
देखो, अब यहाँ ए-बी का रेशियो, बी-सी का रेशियो, सी-डी का रेशियो दे रखा है और हमें पूछा है ए-बी-सी-डी का रेशियो क्या होगा? तो अब मेरी बात सुनो, ए-बी-सी-डी का रेशियो निकालना है, पर मेरी नज़र गई ऑप्शन पे। ऑप्शन पे मैंने क्या देखा कि ए-बी का रेशियो सब में अलग-अलग दे रखा है। इसका मतलब ए-बी का रेशियो निकालने से ही काम हो जाएगा। तो मैं ए-बी का रेशियो निकालने गया, तो ए-बी का रेशियो निकालेंगे कितना होगा? 1/3, 5/6 तो रेशियो निकलेगा कितना? 6 और 15 यानी कि 3 से कटेगा तो ये 2 बार, ये 5 बार। यानी 2:5 जहाँ पे आएगा वो ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा और यहाँ भी नहीं आ रहा। यहाँ देखो 12 से काटोगे तो 2 बार और ये काटोगे तो 5 बार। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, हमें ना तो सी से मतलब है ना डी से मतलब है, हमें ए और बी से आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपका गलत हो जाएगा। पर मैंने जो है इसको विदिन 2 सेकंड में है जो इसको सॉल्व कर लिया था और बिना फॉर्मूला याद किए। मुझे तो फॉर्मूले मतलब यूँ समझ लो कि अगर याद नहीं है ना, फिर भी मैं इसको आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे? ए-बी-सी-डी देखा, मेरा डी पे नज़र गई। डी पे देखा क्यूब है। डी पे क्यूब यानी आंसर में क्यूब होगा और आंसर में क्यूब यहाँ 1 सेकंड नंबर पे ही दे रखा है। तो डी पे हमें क्या चेक करना है? 2 चेक करना है। डी पे क्या होना चाहिए? 2 और डी पे 2 कहाँ पे है? देखो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। डी पे 2 तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी हमें कोई लेना-देना नहीं है, ए, बी, सी क्या बन रहा है, फ़ॉर्मूला क्या है, कोई भी मतलब नहीं है हमें। आंसर हमारा आ चुका है। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें जो कॉन्सेप्ट और अप्रोच लगी है ना, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार, मतलब सोच भी नहीं सकता है कोई कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया था। देखो यहाँ जैसे मैंने नज़र गई तो मेरा नज़र पड़ी गोले पे और गोला जो होता है ना, उसमें ना तो होता ही है हाइट और ना ही होती है उसकी ऊँचाई, यानी एच भी नहीं होगा फ़ॉर्मूले में और एल भी नहीं होगा। जिस फ़ॉर्मूले में एच और एल नहीं है उसको हटा देंगे। देखो, एक तो ये रहा एच, ये हट जाएगा, एक ये रहा एच, ये हट जाएगा। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि सी पे या तो 1 होगा, सी पे या तो 3 होगा। अब देखो ऑप्शन में सी पे 1 कहाँ पे है? ये फर्स्ट वाले में है। सी पे 1 और कहीं नहीं है, 3 भी कहीं नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये तरीका था सॉल्व करने का। अब इसी अप्रोच पे देखो एक और क्वेश्चन आया था, वो भी इसी अप्रोच से हो जाएगा रीट का। यहाँ कहीं होगा? हाँ, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो उसी अप्रोच से गोला देखा, यानी आपको समझना है एच भी नहीं होगा और एल भी नहीं होगा। एच वाला कट हो गया, ये कट हो गया, बचा क्या? डी पे 4। डी पे 4 यानी कि एक ही ऑप्शन था और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, देख रहे हो ना कितने सेकंड्स में, बहुत कम टाइम में जो है सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। हाँ, घनाकार आकृति की विमाएँ दे रखी है 12, 8 और 6 और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है कि 2 इंटू आपस में सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, याद है ना? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला होता है। तो ये देखो आप, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये 6। जब 12 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? इकाई का अंक 6 आएगा। फिर 8 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा और 12 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। यानी 8 और 2 10 और 16, 16 का 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 12 नहीं, 10 और 6 16, 16 का डबल 32 यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा? 32 आएगा और यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा और ऑप्शन में यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में दे रखा है डी, जहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 2 है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं, ये हमारा हो गया था। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, ब्याज का क्वेश्चन, और ब्याज के क्वेश्चन में तो मतलब स्टूडेंट फँस ही जाता है, कहीं फॉर्मूले लगाने लगता है, पहले ब्याज निकालता है, फिर उसमें परसेंटेज में चेंज करेगा, काफ़ी सारे नाटक करता है, लेकिन इतना कुछ नहीं करना है अपने को। यहाँ मेरी नज़र पड़ी 5 वर्ष में 50% की वृद्धि हो रही है। अगर 5 साल में 50% बढ़ रहा है तो इतना पता चल गया कि 1 साल में 10% बढ़ेगा। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? 15,000 जो है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब आधे स्टूडेंट जो तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाने में टाइम वेस्ट कर लेते हैं, पर मैं तो बोल रहा हूँ फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। 15,000 का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%। अब देखो, ये 15,000 इंटू 10% चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कितना हो जाएगा? 11/10 और मल्टीप्लाई कितनी बार होगा? 3 बार। अब देखो 10 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो कितने आएँगे? ज़ीरो उसमें आएँगे 3 ज़ीरो। 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 ज़ीरो, यानी ये वाले 3 ज़ीरो तो इनसे कट जाएँगे और ऊपर क्या बचेगा? 11। अब 15 इंटू 11 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। 15 का यूनिट डिजिट कितना है?
5 और 11 का यूनिट डिजिट यानी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5। यानी जिसका यूनिट डिजिट 5 है वो इसका आंसर है और आंसर यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी। ये यूनिट डिजिट दिख रहा है आपको 5, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, वापस एक बार याद दिला रहा हूँ PYQ है, मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नहीं है, ये आप ध्यान रख लेना और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन में अप्रोचेस लगा सकते हो आप। ये देखो आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अपने को या लाभ परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। एक वस्तु 100 रुपये में बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपये दे रखी है तो 15 रुपये का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना दे रखा है 15 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 85। अब इसको सिंपल तरीके से कैसे देखो, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं 15/85 इंटू 100। अब यहाँ आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, देखो सिंपल सी बात है, 15 में क्या होता है 5 और इधर 3 और ये कितना होता है 17×5 = 85। तो 5 से 5 तो कट गया, 3/17 बचा। यानी कि ये पता चल गया कि नीचे डिनोमिनेटर में यानी हर में 17 होगा, हर में 17 यहाँ नहीं है यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब देखो 3/5 इंटू 100, अब ये 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 ही आएगा। अब किस ऑप्शन में है इन दोनों में से देख लो, ए और सी में से मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर 0 सॉरी यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। 17 यानी 7 का 7 से मल्टीप्लाई किया 49 यानी यूनिट डिजिट 1 और 1 का जब यूनिट डिजिट 9 और 9 में जब 1 प्लस होगा तो 10 यानी यूनिट डिजिट कितना क्या 0, यानी ये ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। बस ये करना था इतना, कैलकुलेशन भी कितनी स्पीड हो रही है इसमें देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया जाता है। यानी दूध था उसमें 20% निकाला, उसकी जगह पानी डाल दिया। अब मैंने मान लिया दूध कितना था 100, निकाला कितना 20% दूध निकाल दिया तो बचा कितना 80% दूध बचा। और 80% दूध कितनी बार है ये देखो 3 बार ये प्रक्रिया करनी है, यानी अपने को मल्टीप्लाई कितनी बार करना पड़ेगा 3 बार करना पड़ेगा। और यहाँ देखो मज़ेदार बात आपको बताऊँ, बिना सॉल्व के आंसर निकल जाएगा। ऊपर कितने जीरो है 1 2 3 4 5, ऊपर है 5 जीरो और नीचे कितने जीरो है 6 जीरो। अब देखो 5 जीरो से तो 5 जीरो कट जाएंगे, बचेगा कितना 1 जीरो। अब 1 जीरो का क्या होगा, नीचे अगर 1 जीरो है यानी ऊपर पॉइंट लगेगा और पॉइंट वाला तो एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सॉल्व करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई तो हमें करना ही नहीं है, डायरेक्ट अपन सिर्फ पॉइंट से पता लगा लिया कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो हाँ 3 वर्ष के अंत में 20,000 रुपये की राशि पर अर्जित ब्याज 7,200 है, समान चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ये क्वेश्चन भी कितना मतलब स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत आसानी से मैं एक सिंपल अप्रोच से आपको बताता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्या बोल रहा है समान राशि पर समान दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 में 72 का भाग दिया तो कितना आ गया 12, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12%। अब ये बोल रहा है कि मूलधन कितना है 20,000 मूलधन है इंटू 12% यानी 112/100 और 112/100 कितनी बार होगा 3 साल, यानी 3 साल दे रखा है, यानी मल्टीप्लाई कितनी बार होगा 3। अब यहाँ पे वही अप्रोच लगानी है, देखो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ यानी नीचे जीरो कितने आएंगे 6 जीरो आएंगे और यहाँ कितने जीरो है 4 जीरो, तो 4 जीरो तो कट गए, ठीक है। नीचे 2 जीरो और बचे हैं, देखो 2 जीरो और बचे हैं समानो। अब देखो 2 जीरो बचे हैं, नीचे 2 जीरो बचे हैं, इसका मतलब क्या हुआ 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। पर यहाँ देखो सारे ऑप्शन में 2 संख्या बाद पॉइंट लग रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यूनिट डिजिट से जाना पड़ेगा। यूनिट डिजिट से कैसे जाओगे, यहाँ देखो 112 जो है ना वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा यूनिट डिजिट पे 3 बार। 2 अगर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो यूनिट डिजिट कितना आया, ये हो गया 4 8 और 16, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। और यूनिट डिजिट अगर 6 है तो यूनिट डिजिट 6 तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन करना था। स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले रेट निकालेगा, फिर फॉर्मूले में रखेगा, फिर 112/100 करेगा, 112 को काटेगा 100 को काटेगा, इतने नौटंकी करेगा जब तक तो पेपर ही खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 है, उनकी परिधि में अंतर 44 है। तो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, देखो क्वेश्चन यहाँ वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, यहाँ से मुझे पता चल गया कि ऑप्शन में जो है त्रिज्याएं दे रखी है। अब मुझे त्रिज्याओं का योग से मतलब नहीं है, परिधि का अंतर यानी 2πr1 माइनस 2πr2, r1 r2 इसलिए क्योंकि 2 अलग अलग वृत्त हैं, 44 हो जाएगा। अब देखो 2π अगर कॉमन आया तो r1 माइनस r2 बराबर कितना हो गया 44, और r1 माइनस r2 यहाँ जब सॉल्व करेंगे 44 इंटू 7/44
दोनों कट जाएँगे तो R1 माइनस R2 कितना बचेगा 7, यानी कि वो ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पे दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है। यहाँ डिफरेंस 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है। यहाँ डिफरेंस कितना है देखो 6 और एक 7, यहाँ डिफरेंस कितना है 8 और 4 12, यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 7 है, यानी इसका ऑप्शन कितना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलो बहुत हो गया क्वेश्चन। हाँ, ये जो कुछ क्वेश्चन थे मैं आपको बताने के लिए कि ये जो अप्रोचेस थी आपको आनी चाहिए। तो अगर तुम भी हर बार मैथ्स की वजह से रुक जाते हो और सब्जेक्ट आप सोचते हो कि नहीं अब तो सब्जेक्ट चेंज करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट चेंज मत करो, स्ट्रेटजी चेंज करो, सोचने का तरीका से चेंज करो, कॉन्सेप्ट चेंज करो, अप्रोच चेंज करो। मैथ्स टफ नहीं है, बस डायरेक्शन अपनी गलत होती है। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं और पीवाईक्यू सेशन लाऊं तो कमेंट में लिख देना। अगर तुम चाहते हो कि और ऐसे पीवाईक्यू सेशन आए जिसमें मैं ऐसी अप्रोचेस बताऊं तो कमेंट में लिख देना मैथ्स फिक्स करना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को और सेशन चाहिए और मैं अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा। और अगर फिर भी किसी को सीखना है तो ये जो मैंने आपने आपके सामने नंबर दे रखे हैं इस पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको सारे तरीके और सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।